बस कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डोमेन इस फंक्शन की क्या आ गई थी, आर, और हमने देखा था कि डोमेन के करस्पॉन्डिंग एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग वाई की भी मुझे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं, और पॉजिटिव निगेटिव सारी वैल्यूज मिलते जा रही है यहाँ पर, राइट। तो इस फंक्शन के लिए रेंज भी क्या हो गया था मेरा, रेंज इज ऑल्सो इक्वल्स टू आर। और मैंने जो कल एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन का अगर आपके पास ग्राफ आ गया है बेटा, तो उसकी फंक्शन की रेंज निकालने के लिए आप क्या करो, उस फंक्शन की ऐसा करके एक शेडो ले लो वाई एक्सिस पे। तो देखो इस फंक्शन की, अगर इस पूरे फंक्शन की शेडो लोगे अगर वाई एक्सिस पे, तो आपको दिख रहा है कि पूरी वाई एक्सिस कवर हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरी वाई एक्सिस कवर हो जाएगी। तो हम क्या बोल देंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कवर हो रही है, दैट मींस रेंज क्या हो जाएगी इसकी, जीरो, है ना। जैसे इसका मतलब ऐसे समझो कि अगर मान लो कोई फंक्शन तुम्हें सिर्फ ऐसा दिया जाता, कोई फंक्शन अगर आपको लेट सपोज सिर्फ ऐसा दिया जाता कि ये उसकी एक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और सिर्फ ये इतना ग्राफ बनता है, ऐसे ग्राफ बन रहा है मान लो, तो अब अगर इसकी आप इमेज लेते, शेडो लेते वाई एक्सिस पे, तो आपको सिर्फ नीचे वाला पार्ट मिलता निगेटिव वाई एक्सिस, ऊपर ग्राफ बन ही नहीं रहा है, तो ऊपर हमें इसकी इमेज मिलती नहीं। तो फिर उस फंक्शन की रेंज हम क्या बोल देंगे, माइनस इन्फिनिटी से बेटा जीरो हो जाएगी, है ना। देन दैट फंक्शन विल हैव रेंज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हमने आइडेंटिटी फंक्शन की बात की थी, तो वो पूरा ग्राफ ऐसा बन रहा था, तो उसके करस्पॉन्डिंग रेंज कितना आ रहा था, आर आ रहा था, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन की बात हो गई थी। अब हम इसी कंसेप्ट को हमारे आगे चलते हैं, लेकर चलते हैं। तो सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन जो हमारा आता है, इट इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, तो अगर कोई फंक्शन ऐसा है कि x a function defined like this, fx equal to c, है ना, fx equal to c where c is some constant, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज कांस्टेंट फंक्शन। क्यों कांस्टेंट फंक्शन बोल रहे हैं, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं x की कुछ भी वैल्यू पुट करूं यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स तो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो हमेशा कितनी आ रही है, इक्वल टू सी। जैसे कि इसके एग्जांपल के लिए आप ऐसा समझो कि कोई फंक्शन मैंने ऐसे डिफाइन किया, एफ एक्स इक्वल टू टू, तो ये क्या है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, लेट सपोज मैंने x1 पुट किया तो एफ ऑफ x1 भी टू आ रहा है, x2 पुट किया तो एफ ऑफ x2 भी टू आ रहा है बेटा, एफ ऑफ x3 पुट किया तो वो भी टू आ रहा है। इसका मतलब x चाहे कुछ भी हो, मेरी फंक्शन में जो y की वैल्यू आने वाली है वो यहाँ पर क्या आ रही है, हमेशा कांस्टेंट आती है बेटा। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोला जाता है, एफ एक्स इक्वल टू सी टाइप फंक्शंस आर नोन एज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इनका ग्राफ बना के देखते हैं कि कांस्टेंट फंक्शंस का ग्राफ कैसा बनता होगा। तो लेट सपोज ये आपकी फिर से एक्स एक्सिस आ गई, ये बेटा आपकी वाई एक्सिस आ गई, है ना। अच्छा, अच्छा मुझे बताओ कि जब x जीरो था, ठीक है, जब x जीरो था तो f ऑफ जीरो किसके बराबर आया, तो f ऑफ जीरो भी c के बराबर है, इसका मतलब जीरो पर भी वैल्यू c है। f ऑफ वन किसके बराबर है, सर वन पर भी वैल्यू c है, टू पर भी c है, माइनस वन माइनस टू, हर जगह इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सी 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 यही आ रही है। तो अब अगर इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि ये क्या बनने वाला है, इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इट विल बी अ सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट जीरो कॉमा सी। ये कौन से पॉइंट से पास होगी, जीरो कॉमा सी से, और ये पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो ये आपका क्या ग्राफ आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू सी का ग्राफ आ जाएगा। ये किस पॉइंट से पास करेगा, जीरो कॉमा सी से पास करेगा, और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, एफ एक्स इक्वल टू सी का ग्राफ आ गया। एफ एक्स इक्वल टू सी को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ ना, ये कौन सी लाइन हमारी, कौन सा ग्राफ आ गया, वाई इक्वल टू सी का, ठीक है ना। क्योंकि हम ग्राफ किसका बनाते हैं, मैंने आपको कल ही बताया था, y इक्वल टू एफ एक्स का बनाते हैं, और अगर एफ एक्स सी है तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू सी का। ऐसे ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल टू सी। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वो पास कहां से होता है, जीरो कॉमा सी से। जैसे अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू टू अगर आपको बनाने को बोलूं, तो आप क्या बोलोगे, सर कांस्टेंट फंक्शन है और एक पैरेलल लाइन होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, लेकिन कहां से पास हो रही होगी, इट विल बी पासिंग थ्रू पॉइंट जीरो कॉमा टू, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू अगर मैं थ्री का बोलता तो क्या करते हैं आप, एफ एक्स इक्वल टू थ्री कहां से पास होगी, ये भी पैरेलल लाइन होगी सेम, बट दिस लाइन विल बी पासिंग थ्रू द पॉइंट जीरो कॉमा थ्री से पास हो जाएगी, है ना बेटा। तो इस तरह से आप सिंपली कांस्टेंट फंक्शंस के ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। सभी को क्लियर है क्या कांस्टेंट फंक्शन, कोई डाउट यहाँ पर किसी को, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ।
चलो वेरी गुड. Okay, now let's talk about the same two things, domain and range. तो बेटा डोमेन आप बताओ, all of you please comment what will be the domain of this constant function. डोमेन क्या होगी इस कांस्टेंट फंक्शन की? all of you please answer. डोमेन है ना, डोमेन क्या होता था देखो दिमाग में लाओ, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड. तो यहाँ पर देखो एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यूज है इनके लिए फंक्शन, कोई ऐसी वैल्यू है क्या जिसके लिए नॉट डिफाइंड है? हाँ, हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर x की तो हर वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है, हम x को कुछ भी पुट कर दें, हम x को कुछ भी पुट करें हर पॉइंट पर ही ये फंक्शन तो क्या होगा, डिफाइंड होगा. तो इस टाइप के फंक्शन के लिए हम यहाँ पर डोमेन फिर से क्या आ जाएगी आपकी, ऑल रियल नंबर्स, है ना. ऑल रियल नंबर्स के सेट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा, कैपिटल आर से, है ना. किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल आर से. तो ये क्या हो गई हमारी यहाँ पर डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, इसकी भी क्या होगी, डोमेन आर होगी. देखो डोमेन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप देखो कि क्या फंक्शन में कोई ऐसी वैल्यू है जो x की ऐसी कोई वैल्यू है जिसे पुट करने पर वो नॉट डिफाइंड होगा, नहीं. हमें तो दिख ही रहा है सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है. तो सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो डोमेन आ रहा है. अच्छा रेंज क्या होगी, कोई बताएगा मुझे, व्हाट विल बी द रेंज, व्हाट विल बी द रेंज? आई वांट आंसर टू दिस फ्रॉम एवरीवन, बाकी के लोग भी आंसर करो यार. ओके दीपा गुड, मंजोत नहीं, रेंज पूछा है बेटा मैंने, रेंज क्या होगी? यश, शुभांगी, वैदिका, ऋषिता, आप लोग बताओ what will be the range. हाँ ठीक है लक्षिता, नो, हाँ ठीक है गुड. वैदिका व्हाट इज योर आंसर? आप भी आंसर दो बेटा एक, क्या लग रहा है आपको? ठीक है तो देखो, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको, मैंने अभी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि यार रेंज के लिए कुछ मत करो, अगर आपके पास ग्राफ आ गया है तो वाई एक्सिस पे क्या करो, उस ग्राफ की शेडो ले लो. तो यहाँ पर दिख रहा है कि ग्राफ तो सिर्फ एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, वाई एक्सिस पर पैरेलल है. तो अगर इसकी शेडो लोगे आप, इस तरफ से या इस तरफ से कहीं से भी शेडो लोगे, तो हमें क्या दिख रहा है कि शेडो तो सिर्फ सिर्फ एक ही पॉइंट पर आ जाएगी. अरे शेडो तो पूरी एक ही पॉइंट पर आ जाएगी ना, क्योंकि इससे ऊपर और इससे नीचे तो ग्राफ बन ही नहीं रहा है. इसका मतलब इस पॉइंट की, इस फंक्शन की रेंज में तो सिर्फ एक ही पॉइंट है, और वो क्या है, जो भी ये कांस्टेंट होगा, है ना. तो हम क्या बोल देंगे, रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज विल बी इक्वल टू कांस्टेंट सी. ठीक है, रेंज किसकी इक्वल होगी, रेंज विल बी इक्वल टू कांस्टेंट सी. तो जैसे शुभांगी आपने आंसर 2 लिखा था, तो हाँ अगर एफ एक्स इक्वल टू 2 है तो रेंज 2 होगी, एफ एक्स इक्वल टू 3 है अगर, तो रेंज 3 होगी. लेकिन अगर एफ एक्स इक्वल टू सी है तो मतलब इसीलिए हम कांस्टेंट फंक्शन के लिए मांग रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे, रेंज सिर्फ एक ही नंबर होगा रेंज में विच इज इक्वल टू सी. तो इसको आप ऐसे लिखोगे, एक ही नंबर को अगर लिखना होता था तो एक ही नंबर को सेट में कैसे लिखते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, है ना. एक ही एलिमेंट है अगर रेंज में तो हम उसे कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे बेटा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके वैदिका, आपको ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है, सभी को ऑडियो क्लियर है क्या मेरा? कोई ऑडियो में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इज माय No, वॉइस sir. क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. तो ये समझ में आया. यहाँ पर बेटा रेंज को आप ऐसे इस फॉर्म में लिखोगे, जब भी आपको, मैंने शायद बताया भी था कि कर्ली ब्रैकेट्स का हम यूज करते हैं अगर हमको एलिमेंट्स लिखने हो ना, तो एक ही एलिमेंट अगर लिखना हो, जैसे 2-3 एलिमेंट लिखने हैं तो 1 2 3, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स, है ना. लेकिन अगर आपको एक पूरी रेंज लिखनी है, लेट सपोज मुझे 1 से 3 तक सारे आंसर लेने हैं, तो फिर मैं किसका यूज करता हूँ, इंटरवल्स का यूज करता हूँ. इंटरवल्स हम लोगों ने सीखे थे, है ना, कैसे इंटरवल्स की फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मैंने अपन लोगों ने सेट में ही पढ़ा है. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया. काफी इजी सा फंक्शन था, आई होप सभी को क्लियर होगा. ऋषिता इज दिस क्लियर टू यू नाउ? ऋषिता एंड मंजोत, आप लोग रेंज बेटा आर बोल रहे थे, रेंज क्या होगा, रेंज एक्स वाला पॉइंट नहीं देखना है, रेंज के लिए आपको वाई एक्सिस का पॉइंट देखना बेटा, है ना. तो रेंज वाई एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा था सी, तो रेंज क्या हो जाएगा, ओनली वन नंबर, ओनली वन वैल्यू विच इज सी. इज दिस नाउ क्लियर टू यू?
मंजोत क्लियर है क्या? ठीक है, गुड, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। अब थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन देते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ टाइप एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू अप टू ए नॉट। तो इस टाइप से जो फंक्शन डिफाइंड होता है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन, मतलब ये ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए नॉट, ये सब क्या है? कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है कि अगर एक्स की पावर की फॉर्म में कोई फंक्शन होता है तो उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं ना। जैसे एग्जांपल से और अच्छे समझ में आएगा। लेट सपोज अगर मैंने आपको एग्जांपल ऐसा दिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, तो ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। वैसे अगर मैं दूसरा फंक्शन लेता हूं एक्स टू द पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। तो इस टाइप के जो भी फंक्शन होंगे, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये इसी टाइप का फंक्शन दिख रहा है ना। यहाँ पर क्या है? एक्स की पावर एन टू है, फिर एक्स की पावर वन है, या एक्स की पावर जीरो है। सो इस टाइप के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? दैट टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो इसको लिख लो, एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इस टाइप के जितने भी फंक्शन होते हैं उन सभी को क्या बोला जाता है? दैट टाइप, दीस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। नोट करो इसको, फिर हम समझते हैं। जहां पर ए नॉट, ये सब क्या है? ए नॉट, ए वन अप टू ए एन, ये सब क्या है? कॉन्स्टेंट्स है ना। कॉन्स्टेंट्स वैल्यू में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू वन है, टू है, माइनस वन है, फिर वन है। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट की वैल्यू जीरो है। दीज आर सिंपली कोफिशिएंट, है ना। नाइन टेंथ में भी ये तो पढ़ा ही होगा। ये क्या है? सब कोफिशिएंट है यहाँ पर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट पावर के। तो इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, एनी रियल नंबर। दीज आर कांस्टेंट और इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर। तो इस टाइप के फंक्शंस को क्या बोला जाता है बेटा? पॉलिनोमियल फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है, आई होप ये टेंथ में भी आपने पढ़ा हो, कि ये जो पावर होनी चाहिए ना, पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? पॉलिनोमियल ही उसे बोलते हैं जहां पर एक्स की जो पावर है वो कैसी होती है? नॉन निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि एन शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर। एन शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर। ये निगेटिव नहीं होना चाहिए ना। ये क्या होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए। जीरो हो सकता है, वन हो सकता है एन की वैल्यू, ठीक है, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, है ना। तो एन, सॉरी, मतलब इसको आप ऐसा लिखो, एन, एन माइनस वन, इन सब की वैल्यू, है ना, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, ये सब जो पॉलिनोमियल्स की पावर है, ये सब क्या होनी चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है पावर टू है, वन है, फिर जीरो है, तो टू, वन और जीरो क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है। फोर, टू और जीरो फिर से, तो ये भी क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर। इसका मतलब अगर मैं कोई फंक्शन ऐसे लिख दूं बेटा, अगर मैं कोई फंक्शन ऐसे लिख दूं, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा? ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि यहाँ एक्स की पावर क्या हो गई है? फ्रैक्शन हो गई। और हमें तो क्या चाहिए? एक्स की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर, है ना। हमेशा क्या होनी चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर, और उसके साथ जीरो भी हो सकती है ना, पॉजिटिव इंटीजर कॉमा जीरो, लेकिन कभी भी निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती और कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। ऑलराइट, सो दीस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज योर पॉलिनोमियल फंक्शन। और इसको भी नोट कर लो, और इस पर रॉन्ग, मतलब इसको बोल दो कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट, बिकॉज पावर ऑफ एक्स हियर इज फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये बेटा हमारे क्या होते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? डोमेन, डोमेन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस, domain of all polynomial functions is R.
है ना। पॉलिनोमियल फंक्शंस, कोई सा भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो उसकी डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर। आप देख सकते हो कि अगर ये कोई जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन हमने लिया तो यहाँ x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम पुट नहीं कर सकते हो। x की सारी वैल्यूज के लिए ही हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस इज रियल नंबर r। ठीक है बेटा, डोमेन क्या होगी इनकी, ऑल रियल नंबर्स होगी। रेंज, रेंज का हमें नहीं पता। रेंज तो फंक्शन पे डिपेंड करेगी कि पॉलिनोमियल फंक्शन किस टाइप का है ना। डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी, लेकिन हाँ डोमेन सारे ही पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए ऑल रियल नंबर्स होंगे। ठीक है बेटा, किस किस को पॉलिनोमियल फंक्शन क्लियर है, कोई डाउट है क्या यहाँ पर? प्लीज क्लिक ऑन यस इफ दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लक्षिता, ऋषिता, ओके गुड, चलो बहुत अच्छी बात है, सभी को क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर कुछ एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं बेटा, हमने समझ तो लिया क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन है जो काफी, मतलब आप जब तक कैलकुलस पढ़ोगे 12th में और जब तक मतलब आपको मैथ पढ़नी है तो ये काफी यूजफुल फंक्शंस होते हैं ना। तो जिसमें से फर्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब हम इस फंक्शन का क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे कि इस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, और फिर डोमेन रेंज। तो डोमेन तो मैंने अभी आपको बताया, ये क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डोमेन तो आप क्या बोल दोगे कि सर डोमेन तो इसकी ऑल रियल नंबर्स होगी ना। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे और इसकी रेंज देखेंगे। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम, वही सेम मेथड, सेम मेथड मतलब x इक्वल टू जीरो पे पहले चेक करो। तो x इक्वल टू जीरो पे f ऑफ जीरो कितना आ रहा है बेटा, f ऑफ जीरो, x को जीरो पुट करोगे तो f ऑफ जीरो आ रहा है, जीरो का स्क्वायर दैट मीन जीरो। तो f ऑफ जीरो जीरो है, हम ग्राफ किसका बनाते हो, आप ग्राफ किसका बनाते हो, अब तक तो मुझे लग रहा है सभी को क्लियर हो गया होगा, y इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई है, जीरो, है ना। आप y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाओगे और एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो y की वैल्यू क्या है, जीरो। कब, जब x क्या था, जीरो। तो इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ से पास कर रहा होगा, ओरिजिन से। फिर x की वैल्यू को वन रखते हैं, तो f ऑफ वन कितना आ रहा है, f ऑफ वन इज वन स्क्वायर, और वन का स्क्वायर कितना होता है, वन। तो इसका मतलब वन पे वैल्यू वन आ रही है y की, तो यहाँ से पास होगा ग्राफ। लेट्स सपोज मार्क कर देते हैं वन और वन। अच्छा f ऑफ माइनस वन कितना आ रहा है बेटा, तो माइनस वन का स्क्वायर आ रहा है सर, माइनस वन का स्क्वायर सर फिर से वन होता है। इसका मतलब जब x माइनस वन होगा तब y फिर से वन हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से पास करना चाहिए। ये क्लोज सर्कल में बना रहा हूँ, फिर हम ज्वाइन कर देंगे ना। फिर एफ ऑफ टू निकालो, तो एफ ऑफ टू कितना आएगा, टू का स्क्वायर विच इज इक्वल टू फोर। तो एक्स इक्वल टू टू पे ग्राफ कितना हो गया, फोर, थोड़ा ऊपर चला जाएगा है ना, तो कितना आ गया बेटा, फोर आ गया। वैसे ही फिर एफ ऑफ माइनस टू देखो, तो एफ ऑफ माइनस टू का स्क्वायर, तो माइनस टू का स्क्वायर भी फोर होता है। इसका मतलब माइनस टू पर भी वैल्यू कितनी होने वाली है इसकी, फोर होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होने वाला है आपका, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आते जाएंगे, और थ्री पे देखोगे माइनस थ्री पे नाइन, फिर थ्री पे भी नाइन, है ना, देख सकते हो आप। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ओवरऑल जब इसको आप प्लॉट करते हो ना, तो बेटा इस टाइप का ग्राफ आ जाता है। ठीक है, ये इस टाइप का ग्राफ बनता है, और इसी ग्राफ को क्या बोला जाता है, दिस इज द ग्राफ फॉर योर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। किसका ग्राफ है ये, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना बेटा। इसके नेचर को कैसा नेचर बोला जाता है, पैराबोला। ये आगे आप पढ़ोगे, पूरा एक चैप्टर होता है, 11th में ही पढ़ोगे। ठीक है, पैराबोला, इसके ग्राफ को क्या बोला जाता है, पैराबोलिक ग्राफ बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये इस टाइप का ग्राफ आता है आपका फॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब से हमेशा याद रखना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे बनता है ना। ठीक है, डोमेन मैंने आपको बताई थी बेटा, डोमेन कितना होगा, डोमेन तो ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन का रियल नंबर्स ही होता है, तो डोमेन कितना आ गया, r के बराबर। अच्छा, अब रेंज आप लोग मुझे बताएंगे, व्हाट विल बी दी रेंज, रेंज क्या होगी यहाँ पर इस फंक्शन की। आई वांट रेंज टू कमेंट, ऑल ऑफ यू टू कमेंट, प्लीज कमेंट करो, व्हाट विल बी द रेंज। ग्राफ क्लियर है ना सबको, ग्राफ में कोई प्रॉब्लम हो तो, ग्राफ में पहले कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, लेट मी अनम्यूट यू। या ग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा, दीबा हाँ इज दिस सर। क्लियर टू यू, ऋषिता, दीबा,
ओके ग्रेट। तो बताओ मुझे कि रेंज क्या होने वाली है, रेंज फिर से कैसे बताओगे आप? नो लक्ष्यता, रॉन्ग, गलत आंसर है आपका। और कोई बताएगा मुझे? ऋषिता सिर्फ 0? हाँ, क्या सिर्फ 0 ही वैल्यू आ रही है? अच्छा दीवा, क्या सारे रियल नंबर आ रहे हैं क्या? नीचे निगेटिव रियल नंबर्स भी आ रहे हैं क्या हमारी रेंज में? देखो, हाँ रियल नंबर आपने लिखा है। यस वैदिका, शुभांगी, क्या होगा बेटा आंसर बताओ? स्क्वायर ऑफ द नंबर? नहीं, ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं बेटा। देखो जब भी आप डोमेन या रेंज को लिखोगे तो सेट की फॉर्म में लिखोगे, सेट की फॉर्म में। तो देखो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब हम डोमेन और रेंज जो लिखेंगे ना बेटा, तो इंटरवल्स का काफी यूज होने वाला है यहाँ पर, है ना? इंटरवल्स का काफी यूज होने वाला है। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि इंटरवल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था सेट में, इट इज वेरिएबल, इट विल बी चेंजिंग। हाँ इट विल बी चेंजिंग। अच्छा चलो, तो पहले इसकी रेंज को भूलो अभी, पहले समझो कि इंटरवल्स जो हमने पढ़े थे उनका क्या मीनिंग होता था। तो जैसे किसी कोई भी चीज, मैंने इंटरवल्स पढ़े थे ना हमने 4 टाइप के बेटा, हमने क्या पढ़ा था? 4 टाइप के इंटरवल पढ़े थे। कि अगर इनइक्वालिटी आपकी इस टाइप की होती है, कि अगर हम बोल देते हैं, चलो इसको ऐसा समझो आप, यू ऑल नो, नंबर लाइन आप सभी को पता है ना, इस तरह से हम क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा x इक्वल टू 0 यहाँ कहीं बीच में, इसके इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 हमने मार्क कर लिया, इसके इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अच्छा अब ध्यान से ये देखो कि नंबर लाइंस पे कौन से नंबर रिप्रेजेंट होते हैं। नंबर लाइन पर सारे रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है ना? यहाँ पर 1 2 3 ये तो इंटीजर्स हम मार्क कर देते हैं, लेकिन हमें पता है कि 0 से 1 में इनफाइनाइट रियल नंबर होने वाले हैं, 1 से 2 में भी इनफाइनाइट रियल नंबर है, -1 से -2 में भी इनफाइनाइट रियल नंबर है। तो इस तरह से नंबर लाइन पर क्या होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। अच्छा अब अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि आपको अगर मैं ऐसी इनइक्वालिटी देता हूं कि लेट्स सपोज x इज लेस देन 3, है ना? मैंने कहीं आपको अगर ऐसा लिख दिया कि x इज लेस देन इक्वल टू 3, है ना, ये चीज लिखी हुई है, तो इसका मीनिंग आप सभी को पता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि x की वैल्यू हमेशा 3 से छोटी हो सकती है या मैक्सिमम 3 के इक्वल हो सकती है ना? तो x की वैल्यू आप क्या बोलोगे कि सर x की वैल्यू हमेशा 3 या 3 से छोटी होनी चाहिए। हाँ दिस इज ट्रू लक्ष्यता, है ना? लेकिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखो इसके लिए ये एक सेपरेट वैसे टॉपिक होता है, इनइक्वालिटीज करके पूरा टॉपिक होता है, वो हम पढ़ेंगे अगर हुआ तो, है ना? लेकिन अभी के लिए जितना जरूरी है उतना आप समझ लो। तो जैसे लिखा है कि x लेस देन इक्वल टू 3 बेटा, तो आप क्या बोलोगे कि सर x की वैल्यू इस 3 से छोटा कोई सा भी नंबर हो सकता है, या फिर मैक्सिमम 3 के इक्वल हो सकती है, उसके आगे हमारी इक्वालिटी, उससे आगे की कोई भी वैल्यू हमारे x के लिए सेटिस्फाइड नहीं है। अगर मैंने ऐसा लिखा है x लेस देन इक्वल टू 3, तो इसका मतलब x 3 से छोटी कोई भी वैल्यू आपको चल जाएगी। तो अगर x 3 से छोटी कोई भी वैल्यू बेटा आपको चल जाएगी ना, तो उसे हम इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि हमें क्या बोलेंगे कि x लेस देन 3 कोई भी वैल्यू चलेगी, इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से 3 तक कोई सी भी वैल्यू मुझे क्या होगी, मेरे इस आंसर का सॉल्यूशन हो जाएगी, है ना? अगर मैंने ऐसा लिखा है x लेस देन इक्वल टू 3, तो इसका मतलब फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 3 आई कैन टेक एनी वैल्यूज, है ना? x कैन टेक एनी वैल्यू। तो अगर x का आपको आंसर लिखना है कि x कहां से कहां लाई कर रहा है, तो इंटरवल की फॉर्म में आप उसे इस तरह से लिखते हो, है ना? अब हमने इसमें समझा था कि क्लोज्ड ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का अलग अलग मीनिंग होता है, ये मैंने आपको बताया था, है ना? तो जैसे ऐसे समझो कि अगर कोई दो नंबर ऐसे थे ए और बी, और आपका आंसर इनके बीच में लाई कर रहा है ए से बी, तो अगर यहाँ पर ए और बी पर क्लोज्ड सर्कल है, क्लोज्ड सर्कल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपके आंसर में अगर इंक्लूडेड हैं, तो इसे इंटरवल की फॉर्म में आप कैसे लिखते थे, x बिलोंग टू क्लोज्ड ब्रैकेट ए टू बी, क्या इस तरह से लिखते थे? सेट में पढ़ाया था ना मैंने, है ना? सेट में ये पढ़ा था हमने इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारा x ऐसे लाई कर रहा है, अगर आपको ऐसा गिवन है कि यहाँ पर ओपन सर्कल लगाया है ए पर और बी पर हमने क्लोज्ड सर्कल लगाया है, तो बेटा इसका मीनिंग क्या होता है कि x जो है हमारा, वो ए से बी के बीच में तो लाई कर रहा है, लेकिन ए वाली वैल्यू क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, और बी वाली वैल्यू क्या है, इंक्लूडेड है। तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे।
फिर एक थर्ड केस होता था कि सपोज और बी को इंक्लूड नहीं किया है, तो के बीच में सारी वैल्यूज हैं, ए इंक्लूडेड है लेकिन बी इंक्लूडेड नहीं है, तो इससे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड ए टू ओपन बी, है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। और लास्ट केस होता था कि मान लो ए और बी दोनों ही हमारे आंसर में नहीं है, लेकिन उनके बीच की सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है, तो उसे हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, एक्स बिलोंग टू ए और बी दोनों पे कैसे ब्रैकेट आ जाएंगे, तो इस तरह से हमने सेट्स में, मैंने आपको बताया था ये 4 टाइप के इंटरवल पॉसिबल होते हैं जब भी आपको रिप्रेजेंटेशन करना होता है ना। किसी भी एक रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स को अगर आपको लिखना है तो इस तरह से 4 रिप्रेजेंटेशन होते हैं इंटरवल्स के, इन्हें क्या बोला जाता है, इंटरवल्स। इसका मतलब x की वैल्यू a से b के बीच में लाई कर रही है, a और b दोनों हो सकती है, इसका मतलब x की वैल्यू a से b के बीच में लाई कर रही है, a नहीं हो सकती b हो सकती है, इसका मतलब a हो सकती है b नहीं हो सकती, और इसका मतलब होता है दोनों ही नहीं हो सकती, है ना। तो अगर जैसे, और ये हमेशा याद रखना कि माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी, अगर किसी आंसर में आपको लेना है कि b, जैसे यहाँ पर है कि माइनस इंफिनिटी से लेकर 3 तक सारी वैल्यूज आ रही है, तो माइनस इंफिनिटी पर कभी भी हम क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाते, क्योंकि हमें इंफिनिटी पता ही नहीं है कि वो कहाँ एग्जिस्ट होगा, है ना। तो इसीलिए इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पर बेटा ऑलवेज ओपन ब्रैकेट लगता है। अब अगर 3 आपके आंसर में इंक्लूडेड था, जैसे x लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 पे हम क्लोज लगा देंगे। अगर यहाँ पर लेट सपोज हम ऐसा बोलते कि सिर्फ x लेस देन 3 की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं, माइनस इंफिनिटी से 3 और ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इनइक्वालिटी का ब्रीफ आइडिया दिया है, ये समझ में आया क्या सभी को? यस, प्लीज लेट मी नो। इंटरवल लिखने का ये आइडिया समझ में आया, कैसे लिखते हैं? यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ पर? चलो ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी था यहाँ पर। अब इसके बाद हम वापस हमारे ओरिजिनल फंक्शंस में आ जाते हैं। तो ये वाला पार्ट जो होता है ना, वो आपका इनइक्वालिटीज में आता है, ठीक है। तो देखते हैं, हम इसकी एक क्लास रखेंगे, इसको, इस चैप्टर को मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह यूज आ जाता है, इनइक्वालिटीज, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए पहले हम ये देखते हैं, आपका फंक्शंस पढ़ रहे थे, रेंज निकालनी थी। हाँ, तो देखो रेंज के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी ग्राफ बना है उसकी शेडो ले लो वाई एक्सिस पे। तो यार अगर शेडो लोगे तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट, 0 पॉइंट तो 0 ही पे रहेगा, 1 की शेडो इधर आएगी, फिर इन सारे पॉइंट्स की शेडो अगर आती जाएगी तो आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे सारी शेडो आने वाली है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे सारे पॉइंट्स का शेडो आने वाली है, निगेटिव में कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब मेरी रेंज क्या होगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स और जीरो भी। देखो पॉजिटिव रियल नंबर आप जब बोलते हो तो उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है, तो आप क्या बोलोगे, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, नहीं बोल रहा हूं मैं, देखो नंबर लाइन ही है, ये भी एक नंबर लाइन है, तो इस पे अगर पूरी नंबर लाइन को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या बोलोगे, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो उसको अगर आपको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे बोलोगे कि y की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, तो 0 से बेटा इंफिनिटी तक, और इंफिनिटी पे फिर मैंने आपको बताया था हमेशा क्या ब्रैकेट लगता है, ओपन ब्रैकेट लगता है ना। तो 0 पे क्लोज्ड क्यों लगाया, क्योंकि 0 की वैल्यू इंक्लूडेड थी हमारे रेंज में, 0 हो सकता है, x इक्वल टू 0 पे y 0 हो रहा था, इसलिए 0 से स्टार्ट किया, और कहां तक जा रही है वैल्यू, इंफिनिटी तक जा रही है, तो हमने 0 कॉमा इंफिनिटी लिखा। तो इस सेट का मतलब है y कैन बिलोंग टू 0 टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे हमेशा क्या लगाओगे आप, ओपन सर्कल लगाओगे, ठीक है। तो किस किस को ये रेंज समझ में आया, किस किस को रेंज क्लियर है यहाँ पर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन के लिए रेंज? यस ऋषिता, क्या डाउट है बेटा, बताओ आपको। सर समझ नहीं आया। कौन सा वाला पार्ट बेटा? सर रेंज वाले। ये इंटरवल समझ में आ गया था कैसे लिखते हैं? हाँ। चलो ठीक है, देखो रेंज में मैंने क्या बोला था, रेंज हम लोग कैसे निकालते थे, रेंज का मतलब ये है कि फंक्शन का जो भी ग्राफ बन गया है ना। तो अब आप देखो कि मैंने, एक तो ये मतलब होता था ओरिजिनल जो मैंने डेफिनेशन लिखा है कि x की डिफरेंट वैल्यू रखने पर y की जो वैल्यूज मिलती हैं वो रेंज होती थी आपकी। लेट मी इरेज दिस ग्राफ, अच्छे से दिखे आपको, ग्राफ देखो पहले अच्छे से, हाँ ये ग्राफ था, है ना, ठीक है, ये ऐसा करके कुछ ग्राफ बन रहा है इस तरह से, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, रेंज क्या होती है कि x की सर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखने पर y की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो देखो x की वैल्यू 0 रखने पर y 0 मिला, फिर थोड़ी आगे की वैल्यू रखोगे तो y की ये वैल्यू मिलेगी, 1 पे 1 मिला, 2 पर 4 मिला।
तो ऐसे करते करते अगर मैं ऑल रियल नंबर्स पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आपको दिख रहा है कि सारी रियल वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर, है ना। y क्या दिख रहा है, सारी पॉजिटिव रियल नंबर्स वैल्यू आ जाने वाली है यहाँ पर। ग्राफ निगेटिव में जा ही नहीं रहा, इसका मतलब y कभी भी निगेटिव नहीं होगा, है ना। तो रेंज का मतलब ही ये होता था कि x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पर y की जो वैल्यू मुझे मिले। और फिर मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया था कि आप क्या सिंपली करो, अगर आपको ग्राफ मिल गया है तो उसकी आप क्या करो, शेडो ले लो y एक्सिस पे, और उसकी शेडो y एक्सिस पे जहां से जहां तक हो रही होगी वही क्या होगा, आपका रेंज। तो इस ग्राफ की यार अगर शेडो लोगे, इस पूरे ग्राफ की अगर शेडो लोगे, तो देखो शेडो क्या पूरी y एक्सिस को कवर कर लेगी, है ना। ये ग्राफ इस पे पूरा शेडो डालोगे तो पूरा y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस पूरा कवर हो जाएगी। और अगर पॉजिटिव y एक्सिस कवर हो गई तो उस रेंज को फिर आप क्या बोलोगे, इट विल बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, है ना। वो क्या हो जाएगा, फिर 0 इंक्लूडेड है और 0 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रहा है, तो 0 टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा हमारा रेंज। इसको ऐसे समझो कि अगर मान लो मैं ग्राफ किसी फंक्शन का बेटा ऐसे बनाता, लेट सपोज किसी फंक्शन का ग्राफ में ऐसे बनाता, है ना। लेट सपोज अभी मान लो हमें नहीं पता कोई सा फंक्शन होगा ये, और ये वैल्यू -3 होती, ठीक है। और मैं बोलता डोमेन आर है इसकी, मतलब ऑल रियल नंबर्स के लिए प्लॉट हो रहा है। तो अगर इसकी रेंज लिखना होती तो फिर क्या करते, तो अब आप देखोगे कि y की वैल्यूज यहाँ पर ये सारी आने वाली है। शेडो लेके देखो ग्राफ की, है ना। y की वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -3 से स्टार्ट होकर फिर वापस इन्फिनिटी तक जाती रहेंगी, क्योंकि ये ग्राफ तो जाता रह रहा है इधर से इधर तक। तो इसका मतलब अब इसकी रेंज आप क्या लिखते हैं, -3 से इन्फिनिटी, है ना। तो समझ में आया, आई थिंक अब समझ में आया होगा कि कैसे शेडो लेनी है। शेडो मतलब y एक्सिस पे यार सिर्फ सोचो कि उसकी शेडो कहाँ आ जाएगी, y की क्या वैल्यूज फंक्शन ले रहा है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, वही क्या होने वाली है आपकी सिंपली रेंज होने वाली है। क्या आप क्लियर है ऋषिता, नाउ इट इज क्लियर टू यू। यस सर। ओके, चलो तो ये आपका क्या हुआ, फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। इस ग्राफ को मैं हटा देता हूँ, हाँ। तो ये आपका ग्राफ हो गया। डोमेन क्या होती है बेटा इसकी, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या होती है इसकी, 0 टू इंफिनिटी, है ना। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू अवर अनदर पॉलिनोमियल फंक्शन। एक और इम्पोर्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, क्या है फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये भी क्या है दिख रहा है आपको, एक्स क्यूब। ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डोमेन तो आप डायरेक्टली क्या बोल दोगे, सर डोमेन क्या आ जाएगी, तो सर इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगी, क्योंकि ये भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है, तो ग्राफ तो कैसे बनाते हैं, सेम तरीका है। एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाओ, वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। तो किसका ग्राफ बनाओगे आप, y इक्वल टू एक्स क्यूब का, है ना। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे हम। तो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, अच्छा, x इक्वल टू 0 पुट करो। x इक्वल टू 0 पुट करने पर y कितना आ रहा है, तो एट x इक्वल टू 0 आप बोलोगे y कितना आ जाएगा, 0 क्यूब। तो ये कितना हो गया बेटा, 0। तो इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ से पास करेगा, 0,0 से। जब x 0 है तो y भी 0 है। फिर x को 1 रखो तो y कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1। तो जब x 1 है तो y भी कितना है, 1। तो x 1 पे आप क्या बोलो, y 1 है। फिर x को 2 रखोगे तो देखो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 8। तो 8 तो बहुत ऊपर आ जाएगा, लेट सपोज यहाँ कहीं आ गया, है ना। 2 का क्यूब 8। फिर 3 का क्यूब और ऊपर आ जाएगा 27, उसको मैं नहीं बना रहा, है ना, आप समझ सकते हो। फिर -1 लेट सपोज पुट किया, तो x इक्वल टू -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, तो x इक्वल टू -1 पे क्या आप बोलोगे, ये कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब। और -1 का क्यूब ऑड पावर है, तो ये कितना आ जाएगा, -1 ही आएगा, है ना। तो -1 पे वैल्यू कितनी हो रही है, -1 x के लिए y भी कितना है मेरा, -1 है। ठीक है, -1 के लिए y भी कितना है मेरा, -1। सिमिलरली -2, थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, अरे यार, लेट मी जस्ट लेट सपोज यहाँ पर -2 है ना, इसको भूल जाओ। -2 अगर यहाँ कहीं है तो -2 पे वैल्यू आपको पता है फिर से कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी, है ना। तो काफी नीचे, तो ये इस तरफ से पॉइंट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये 3 पर और ऊपर जाएगा यहाँ कहीं, फिर 3 पर ये कोई और नीचे जाएगा। तो इसका बेटा आप ग्राफ बनाते हो ना, तो किस टाइप का ग्राफ आता है, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से,
इसका ग्राफ अगर आप ढंग से बनाओगे, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, तो ये कुछ इस टाइप का आता है कि यहाँ पर ये ऐसे जाता है और यहाँ पर ये इस तरह का ग्राफ आता है ना। इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। एक्चुअली अगर ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो वो एग्जैक्ट बनता है, लेकिन आपको ऐसा देखना है कि ये इधर से माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होके हुए ऐसे जाता है और फिर यहाँ 0 से पास होता हुआ ऐसे ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये आपका किस फंक्शन का ग्राफ है, फॉर y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ऑल ऑफ यू प्लीज नोट इट डाउन, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, 0 तरफ जाते जाते और फिर यहाँ से कर्वेचर इसका चेंज हो जाता है ना, ये इस तरह का हो जाता है ग्राफ। नेचर अगर देखना चाहो तो इस तरह का है, ठीक है, और यहाँ कहीं 0 होगा। सो दिस इज द ग्राफ फॉर योर फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, पॉलिनोमियल फंक्शन का ये ग्राफ होता है, ठीक है। ये x की पावर क्या है, यहाँ 3 है, तो इसको आप क्या बोलते हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोलते हो, है ना। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको ध्यान रखना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। और ये जो हमने बनाया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है ना, ऐसा। तो ये दो ग्राफ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डोमेन तो आर थी, क्या आप रेंज आप मुझे बताओगे यार, अब रेंज सही बता देना यार, बहुत देर हो गई, मैंने अच्छे से समझा दिया, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है। ऑल ऑफ यू प्लीज कमेंट व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। यस लक्षिता। Sir, minus infinity to plus infinity both in parenthesis. स्क्वायर हाँ ब्रैकेट में नहीं, ठीक है, कर्व ब्रैकेट। हाँ ओपन ओपन ब्रैकेट बोलते हैं उससे, कर्व ब्रैकेट नहीं बेटा, क्योंकि कर्व ब्रैकेट का मीनिंग कुछ और होता है। मैंने आपको बताया था ना, कर्व कर्ली ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं जिसमें अगर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ऐसा लिखा है 1 to 2, तो इसका मीनिंग सभी लोग देख लो, अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे दो एलिमेंट लिखे हैं तो उसका मतलब है कि इस सेट में सिर्फ दो ही एलिमेंट है, 1 और 2। ओपन ब्रैकेट में अगर ऐसा लिखा है 1, 2, इसका मतलब इस इंटरवल में सारी वैल्यूज हैं फ्रॉम 1 to 2, और लेकिन 1 और 2 नहीं है ना, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। तो इन दोनों का मीनिंग अलग होता है और क्लोज्ड 1, 2 का मीनिंग अलग होता है। इसका मतलब इसमें 1 से 2 तक की सारी वैल्यूज हैं और 1 और 2 भी हैं, तो तीनों ब्रैकेट का मीनिंग अलग अलग होता है गाइस। या वेरी गुड, काफी लोगों का आंसर यहाँ पर सही है। दीबा व्हाट इज योर आंसर, वैदिका का आंसर करेक्ट है। दीबा आपने पहले आंसर गलत दिया था, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, कैन यू टेल मी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इन कर्ली ब्रैकेट्स। ओपन ओपन बेटा, ओपन ब्रैकेट। मंजोत क्या होगा आंसर। सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट्स। हाँ वेरी गुड, है ना। कैसे आया, तो यहाँ पर फिर से हम क्या बोलेंगे, सर ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा था, अगर शेडो लूंगा तो ये सारे पॉइंट कवर होने वाले हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 जाएगा और 0 से इन्फिनिटी सारे ही पॉइंट यहाँ पर वाई एक्सिस पे आ जाएंगे। तो रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। या फिर इसको तो आप क्या बोल सकते हो, इसको तो ऑल रियल नंबर्स आर बोल सकते हो ना। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट का मीनिंग ही क्या है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू आर। तो रेंज क्यूबिक फंक्शन एक्स क्यूब के लिए रेंज भी क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स, है ना। डोमेन तो आर होगी होगी, रेंज भी क्या हो जाती है, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए रेंज क्या होती है, 0 टू इंफिनिटी। सभी को क्लियर है क्या ये, तो ये दोनों ग्राफ बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा, देखो ये दो ग्राफ है ना, अब इनके ही अलग अलग आपको कुछ कुछ इनमें ही चेंजेस करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ किस टाइप से, मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ। तो जैसे अगर मैंने ऐसा बोला कि व्हाट विल बी दी डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैंने आपको बोल दिया कि ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी डोमेन और रेंज आपको बतानी है मुझे, कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी और इस फंक्शन की रेंज क्या होगी।
सोचो थोड़ा सा। तो एक्स स्क्वायर के बारे में आपको पता है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करनी है। तो आप क्या करो बेटा, आप यहाँ पर ना इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करिए। ओके, आप क्या करो, यहाँ पर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो। ओके, यस लक्षिता, व्हाट इज, हाँ लक्षिता क्या डाउट है? Sir, हम्म is the answer 1 comma close bracket 1 comma infinity open bracket? करेक्ट, गुड। बाकी सब लोग भी ट्राई करो, रीजन के साथ आंसर आना चाहिए आपके ना। चलो बाकी सब भी ट्राई करो, क्या होगा। यस, और किसी का आंसर आया क्या? हाँ गुड लक्षिता, गुड। वैदिका ऑल पॉजिटिव। बेटा इस फॉर्म में लिख के बताओ आप मुझे, इंटरवल की फॉर्म में, क्योंकि आपने पॉजिटिव आर जो लिखा है उसको। हाँ मनजोत बोलो, क्या डाउट है? सर आंसर आ गया। हाँ, रेंज बताओ क्या होगी। सर रेंज होगी 1 कॉमा पॉजिटिव इंफिनिटी। और 1 पे क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट? सर क्लोज ब्रैकेट। अच्छा, कैसे बताया आपने? सर क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हम 0 से भी लेंगे तो प्लस 1 करके वो 1 पे ही जाएगा हाँ और हाँ वो हाँ, बाद में इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, गुड गुड, ठीक है। हाँ, तो देखो इसमें आप ऐसा सोचोगे, आई थिंक काफी बच्चों का सही होगा, सोच रहे होंगे आप। तो हाँ, आप क्या सोचो कि सर मुझे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, वो कैसा होता है, ऐसा। और मुझे उसकी रेंज भी पता है, वो क्या होती है, 0 टू इन्फिनिटी होती है। रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 टू इन्फिनिटी। तो अब मैं इस फंक्शन में कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बता रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका मतलब एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पर जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती होगी, अब उसमें क्या होने वाला है, हर पॉइंट पर 1 1 ऐड हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो बेटा क्या होगा कि 0 पर वैल्यू, यहाँ पर 0 आ रही थी, अब क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 पर यहाँ वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 आ रही थी, अब वो क्या हो जाएगी, 2। फिर 2 पर वैल्यू 4 आ रही थी, अब वो क्या हो जाएगी, 5। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ग्राफ का नेचर तो बिल्कुल सेम ही होने वाला है सर। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। ग्राफ का नेचर तो बिल्कुल सेम ही एज इट इज आ जाएगा, बस यहाँ पर क्या होगा कि सारी वैल्यूज अब क्या हो जाएंगी, एक एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारी 0 थी, अब ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0,1। इसका मतलब y की वैल्यू अब 1 से लेकर इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज आने वाली है। तो अगर इसकी मैं इमेज लूंगा, अगर ऐसा ग्राफ है, इसकी इमेज लूंगा, तो रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेंज विल बी 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी 1 टू इंफिनिटी। तो अगर यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आया कि अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ पता है, ये सभी फंक्शन के लिए वैलिड है, अगर आपको किसी फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ पता है, जैसे हमें एक्स स्क्वायर का पता था, ठीक है, तो अगर आपको एक्स स्क्वायर में कुछ ऐड करके उसका ग्राफ बताना है ना, जैसे मैंने यहाँ पर 1 ऐड किया या मैं 2 ऐड करता, जैसे अगर 1 ऐड किया, तो ग्राफ क्या होगा बेटा, एज इट इज सेम नेचर होगा, बस ये क्या होगा, एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये इस तरह जो मैंने डिफरेंट कलर का ग्राफ बनाया, ये आपका किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। ये किसका ग्राफ था आपका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिंपली क्या हुआ, 1 यूनिट वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब हर पॉइंट पर एक एक वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड। तो अगर x इक्वल टू 0 पे पहले 0 आ रहा था, अब 1 आएगा। x इक्वल टू 1 पे पहले 1 आ रहा था, अब वो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। कहीं पर अगर 2 आ रहा था, तो अब वो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो अगर उसमें कुछ ऐड किया गया। तो जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का था, अब अगर मैं इसमें आपसे पूछता एक्स स्क्वायर प्लस 2 का बताओ यार, तो आप बोलते सर कोई बात नहीं, इसमें क्या कर देते हैं, 2 ऐड कर देते हैं। तो 2 ऐड कर देंगे तो और थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, हर वैल्यू पे क्या होने वाला है, 2 2 2 2 ऐड हो जाएगा। तो अब रेंज कहां से होगी, ये पॉइंट अब क्या हो जाएगा, 0,2। तो उस फंक्शन के लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए रेंज क्या हो जाएगी, 2 टू इंफिनिटी, है ना। तो किसी में अगर किसी भी फंक्शन के ग्राफ में अगर आप पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो यहाँ पर,
तो वो ग्राफ ऊपर ऐड होता है। और अगर बेटा आप उसमें निगेटिव नंबर ऐड कर रहे हो, अगर मैं यहाँ से आपसे पूछता है एक्स स्क्वायर माइनस वन, कलर थोड़ा बेकार है, लेट मी जस्ट टेक अनदर वन। अगर आप यहाँ पर बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ चाहिए, तो इसको क्या किया आपने, एक्स स्क्वायर के ग्राफ में माइनस वन किया, तो वो बेटा कुछ नहीं होगा, बस 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। वो ग्राफ क्या हो जाएगा, 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, नेचर एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ हो गया। मतलब पहले x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आ रही थी, 0, अब क्या आ जाएगी, -1। पहले x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 1 अगर आ रही थी, तो अब क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 - 1 कितनी हो जाएगी, 0, है ना। तो इस तरह से आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का भी ग्राफ बना सकते हैं। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, तो इसकी रेंज मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था, तो अब क्या रेंज हो जाएगी इस फंक्शन के लिए, -1 से लेकर इनफिनिटी। ठीक है, आर दीज 3 ग्राफ्स क्लियर टू एवरीवन? ये तीनों ग्राफ समझ में आए आपको? यस सर। Yes, किसी sir. को भी कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अगर ये समझ में आ गए तो आगे बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको, है ना। यस ठीक है, सर। तो आपको क्या करना है कि अगर किसी भी फंक्शन के ग्राफ में मैंने कुछ ऐड किया है, तो वो ग्राफ का नेचर सेम रहने वाला है, बस वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा वाई एक्सिस पे, और अगर कुछ सब्ट्रैक्ट किया है तो वो नीचे हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। चलो, तो ये आपका हो गया डोमेन एंड रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। आपने बता दिया मुझे क्या होगा, आंसर था 1 to infinity। अच्छा, अब इसमें जैसे किसी बच्चे ने आंसर दिया था कि पॉजिटिव रियल नंबर, देखो चलो इसको मैं आपको आज डाउट क्लियर ही कर देता हूँ। तो देखो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन का अलग अलग मीनिंग होता है। तो आर जो सेट होता है रियल नंबर्स का, इसको अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप, इसका मीनिंग होता है -∞ to infinity। ठीक है, ये क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स, एक ही एल आएगा, रियल नंबर्स। इसको क्या बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और -∞ to infinity सेट होता है। पॉजिटिव रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है आर के ऊपर एक प्लस लगाकर। तो अगर कहीं पर आपको आर प्लस लिख रहा है, इसका मतलब वो कौन सा सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ये कौन सा सेट होता है, ये होता है ओपन जीरो टू ओपन इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर में जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है, जीरो पर क्या आता है, ओपन ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो जीरो पॉजिटिव, क्योंकि जीरो इज नॉट पॉजिटिव नाइदर निगेटिव, है ना, जीरो पॉजिटिव भी नहीं है और जीरो निगेटिव भी नहीं है। तो अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर का सेट लिख रहे हो तो उसमें भी जीरो नहीं आएगा, और आप अगर नेगेटिव रियल नंबर का सेट लिख रहे हो तो नेगेटिव रियल नंबर को बेटा किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, आर के ऊपर एक माइनस लगा के। और ये कौन सा सेट होता है, -∞ से ये भी जीरो ओपन। ठीक है ना, तो कहीं पर भी अगर आपको क्लोज्ड जीरो टू इंफिनिटी लिखना है तो दिस इज नॉट इक्वल टू आर पॉजिटिव। ठीक है, ये आर पॉजिटिव के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आर पॉजिटिव क्या है, 0 to infinity। से नोट कर लो, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रियल नंबर आर -∞ से इन्फिनिटी, आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर 0 to infinity, निगेटिव रियल नंबर मतलब आर माइनस, दैट इज -∞ to 0। ठीक है, आई थिंक इंटीजर्स के लिए सबको पता ही होगा, इंटीजर्स के लिए क्या साइन यूज किया जाता है, जेड का, है ना, सेट में भी हमने पढ़ा ही था। तो ऑल रियल नंबर, ऑल इंटीजर्स, है ना, तो -∞ से माइनस स्टार्ट होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये जो पूरा सेट होगा आपका, ये क्या होता है, इंटीजर्स का सेट होता है। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना, सेट्स को जो रिप्रेजेंट करने का मैंने बताया था आपको कि तीनों सेट का ब्रैकेट्स का मीनिंग अलग अलग होता है ना, कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग अलग है, ओपन ब्रैकेट का मीनिंग अलग है, और क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग अलग है, वो भी याद रखना। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट योर एक्स स्क्वायर फंक्शन। तो ऐसे ही एक्स क्यूब के लिए कर सकते हैं। चलो, तो ये हो गए आपके पॉलिनोमियल फंक्शन है। अच्छा, अब एक और फंक्शन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक इसे हमें कल करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। चलो इसको आज के लिए लीव करते हैं। अच्छा हाँ, ये एक फंक्शन था आपके, इसमें इसका ग्राफ गिवन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्चुअली ये एक टाइप का एग्जाम्पल है ना, तो इसको हम क्वेश्चन के जैसे डिस्कस करते हैं। तो लेट सपोज अगर एक फंक्शन आपको ऐसा गिवन है, fx इक्वल टू 1/x, fx इक्वल टू 1/x। ठीक है, ये आपको एक एग्जाम्पल गिवन है आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इसलिए मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। एक्चुअली वैसे ये होना नहीं चाहिए था अभी, fx इक्वल टू 1/x आपको 11th में नहीं होना चाहिए था, पर गिवन है इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो
यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहले तो मुझे बताओ कि क्या ये, ओके जस्ट अ सेकंड, हाँ लक्ष्यता कोई डाउट है? सर 1/x का मतलब तो x टू द पावर -1 होता है, -1 है मतलब कि ये तो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता, पॉलिनोमियल हाँ फंक्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, मैं वही मेरा क्वेश्चन मैं वही पूछने जा रहा था कि बताओ कि क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। तो गुड, लक्षिता ने आंसर कर दिया। तो आप क्या बोलोगे कि नहीं सर क्यों, क्योंकि 1/x को तो आप क्या लिखोगे, x की पावर -1, और यहाँ पर x की पावर क्या हो गई है, निगेटिव हो गई। और हमने डेफिनेशन में बताया था कि x की पावर क्या होनी चाहिए पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो अगर ये निगेटिव हो गई है तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है ना, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है लेकिन फंक्शन तो है, fx इक्वल टू 1/x, ये फंक्शन तो है। तो हम इसका ग्राफ तो ऑब्वियसली बना ही सकते हैं, है ना। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो हम इसका ग्राफ तो बना ही सकते हैं। अच्छा, अब अगर पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है तो डोमेन भी आप ऑल रियल नंबर नहीं बोल पाओगे। तो सबसे पहले तो किसी भी, देखो कभी भी अगर किसी का ग्राफ बनाना हो ना फंक्शन का, तो सबसे पहले आप उसकी डोमेन लिखते हैं। तो इसकी डोमेन मुझे सभी लोग बताएंगे, लेट मी अनम्यूट यू, क्या डोमेन होगी इस फंक्शन की? सर यस, कौन बताएगा? Sir, infinity. मतलब इंफिनिटी मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी? नहीं, पॉजिटिव इन्फिनिटी से। पॉजिटिव जीरो से इंफिनिटी? डोमेन बेटा, डोमेन आई एम आस्किंग। दिशिता, व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? आप बता सकते हो क्या? यस वैदिका, शुभांगी, कोई बताओ। 0 to positive infinity. 0 टू, हाँ लक्षिता जस्ट अ सेकेंड ना, 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ओके ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? मंजोत? नो सर। नहीं, ओके। इंटीजर, इंटीजर क्यों होगी शुभांगी? हाँ, इंटीजर होना जरूरी है क्या? नहीं, ठीक है। यस लक्षिता, आप बताओ। सर हाँ, -infinity to +infinity in open bracket -0। -0, हाँ वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये जब रैशनल नंबर अगर आपने पढ़े हो तो हम किसी भी नंबर के डिवाइड में कभी क्या जीरो नंबर पुट कर सकते हैं? क्या ये चीज डिफाइंड होती है? नो, दिस इज नॉट डिफाइंड। आप लोगों ने 10th में पढ़ा भी होगा ये कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आ सकता। ये चीज क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है ना। तो इसका मतलब किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। आप रैशनल नंबर डिफाइन करते थे तो क्या बोलते थे कि p बाई क्यू फॉर्म में होगा, लेकिन q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसा बोलते थे? क्योंकि अगर यार q जीरो हो गया तो वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। याद है, आया सभी को? यस सर। है ना, इसका मतलब किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में अगर कोई भी फ्रैक्शन गिवन है तो उसका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी तो वैसी सी कंडीशन है। यहाँ पर फंक्शन क्या है आपका, यहाँ पर फंक्शन आपका है 1/x। तो अगर मैं बोलूं डोमेन का क्या मतलब होता है, डोमेन का यही मतलब होता है कि x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो क्या मैं यहाँ पर x की सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ? तो आप बोलोगे हाँ सर सारी पुट कर सकता हूँ एक्सेप्ट एक वैल्यू। एक वैल्यू x की ऐसी होगी जो मैं यहाँ पुट नहीं कर सकता। वो कौन सी वैल्यू है? जब ये x मेरा जीरो हो जाए, है ना। जब ये जीरो हो जाएगा तब 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड मतलब फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहां पर। तो हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। उसमें से एक पॉइंट आपको माइनस करना होगा विच इज जीरो। तो हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r-0, ऑल रियल नंबर्स, लेकिन उसमें x इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट हटाना होगा क्योंकि जीरो वाले पॉइंट पर ये फंक्शन क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है बेटा। ऑलराइट, सो ऑलवेज कीप रिमेंबर दिस पॉइंट। अब यहाँ पर जैसे कुछ बच्चों का आया था कि इंटीजर होगा, अरे क्यों, क्या 1/1.1 ये डिफाइंड नहीं है? ये तो परफेक्टली डिफाइंड है यार। f ऑफ 1.1 आप निकालो, 1/1.1 ये कितना आ रहा है, 10/11, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये तो परफेक्टली डिफाइंड है। लेकिन ये तो इंटीजर नहीं है, रियल नंबर। तो कोई से भी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए ये डिफाइंड होगा, लेकिन बस एक ही जगह दिक्कत हो जाएगी, और वो दिक्कत वाला पॉइंट कहाँ है, x इक्वल टू जीरो, है ना। तो कभी भी अगर आपको कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में गिवन है कि
जहां पर p बाय क्यू फॉर्म लिख रहा हूं मैं, ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही मान लो कि p बाय क्यू फॉर्म में गिवन है, तो आप क्या बोलोगे, ये कहां पर नॉट डिफाइंड हो जाता है, जब मेरा q जीरो हो जाएगा। q जीरो नहीं है तो फिर सब बढ़िया है, उसके लिए हर पॉइंट पर डिफाइंड होगा उसके अलावा, लेकिन जिस पॉइंट पर q जीरो हो गया उसके लिए फिर मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो बेटा इसको कैसे लिखा जाता है, तो इसको हम बोलेंगे, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो आप, इसे भी ध्यान रखो, दिस इज वन अनदर इंपॉर्टेंट मेथड टू रिप्रेजेंट। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल रियल नंबर्स कैन बी केप्ट एक्सेप्ट दिस वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ ओपन ब्रैकेट जीरो नहीं लगता है, दिस कर्ली ब्रैकेट इज नेसेसरी, है ना। इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ जीरो को हटाना है आपको, माइनस का मतलब हटाना है। सो फ्रॉम ऑल रियल नंबर्स यू आर सब्ट्रैक्टिंग वन पॉइंट विच इज x, 0। सो डोमेन में से बेटा ये पॉइंट सिर्फ क्या होगा, आपका हट जाएगा। क्या सभी को समझ में आया कैसे इस फंक्शन की डोमेन लिखी गई है? इतने भी खाओ, Yes. खा लेना। प्लीज क्लिक ऑन यस गाइज, ऑल ऑफ यू, इफ दिस इज क्लियर टू यू। शुभांगी समझ में आया बेटा आपको? वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब मुझे अगर समझ में आ गया है तो फिर मुझे बताओ कि अगर मैंने एक फंक्शन एफ एक्स ये लिख दिया 1/x-2, तो इस फंक्शन की डोमेन कमेंट करके बतानी है आपको, चैट में लिखो, मैं अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ किसी को, प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन 1/x-2।